हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी कोर के आरोह का चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई। पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रतिपाद्य। यह पाठ अंबेडकर की व्याख्यात भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अक्षेशीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। तो इसका प्रतिपाद्य ये है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक सुप्रसिद्ध भाषण से लिया गया है, जिसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया है अपने जाति भेद उच्छेद के अंदर, और ये 1936 के जो इनका भाषण है उससे लिया गया है। इसका सारांश देखते हैं, इसकी समरी देखते हैं। अब आगे सारांश। लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इससे आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम यही जानेंगे, यही समझेंगे कि श्रम विभाजन क्या है और ये जाति प्रथा क्या है, इनके क्या क्या पहलू हैं। तो श्रम विभाजन क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को उसके काम के आधार पर उसके जो काम का हम विभाजन करते हैं वो श्रम विभाजन होता है। तो आगे देखते हैं। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अंततः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि जो श्रम विभाजन है वो आमतौर पे
किसी व्यक्ति के दिलचस्पी और उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए। परंतु जो जाति प्रथा है उसमें ये एक दोष है कि वो किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के पेशे या श्रम विभाजन को उसके निजी क्षमता के आधार पर ना करके उनके सामाजिक स्तर पे करता है, उनके स्टेटस पे करता है, उनके कास्ट पे करता है। ठीक है कि अब अगर छोटी जाति वाला है तो वही झाड़ू लगाएगा, बड़ी जाति वाला झाड़ू नहीं लगाएगा। छोटी जाति वाला है तो वही कूड़ा उठाएगा, बड़ी जाति वाला उसको छुएगा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें बुराइयां जो हैं ये इसमें बताई गई हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपनी जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए कितनी लड़ाइयाँ की, कितने आवाज़ उठाए और उन्होंने सबको समानता का हक दिलाया। आगे देखते हैं हमारी दूसरी कहानी जो है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। प्रतिपाद्य है इसका। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्य होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इनसे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। अब मेरी कल्पना का आदर्श समाज में लेखक बताते हैं कि एक आदर्श समाज के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, क्या अच्छी बातें हैं। तो इसमें 3 चीज़ अनिवार्य बताई गई हैं, जो है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, जो हमारे लोकतंत्र की भी एक बेस है। हमारे लोकतंत्र में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा दिया गया है। इसका सारांश देखते हैं। लेखक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में परंतु पराश्रित हो जाए, समाज में तुरंत पराश्रित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यदि लोकतंत्र है, लोकतंत्र मूलभूत सामाजिक दिनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। आवागमन जीवन का शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपन्नता, जीवन को पर्जन के लिए ज़रूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के समक्ष व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरे द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब इन 3 दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन 3 कारणों से व्यक्ति के असमान व्यवहार करना चाहिए? व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए। असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्माण ही सपनों को ही करना
उत्तम व्यवहार का निर्माण भी सपनों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वंश में होते हैं, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उनके वंश में नहीं। अतः वंश और सामाजिक के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए। जब वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो अब जो ये हमारा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसका समरी यही है कि एक आदर्श समाज, एक अच्छे समाज के लिए 3 चीज़ मूलभूत है: समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अगर कहीं पे समानता है तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, बंधुता है तो समानता नहीं है, तो ये आपस में मेल नहीं खाती हैं। जैसे कि हमें इसमें बताया गया है कि एक स्वतंत्र समाज के लिए दास होना जकड़ा हुआ है, वैसे ही समानता बहुत ऊंची वर्ग लोगों के लिए ही बनी हुई है, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। तो पहले हम समानता की बात कर लेते हैं। जैसे कि अंत में हमें बताया कि एक राजनेता जो है उसके लिए सभी लोग समान हैं, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दे, इसलिए वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है। और जो समानता है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करती है: शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो इस बेसिस पे समानता को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हमारे वंश के बारे में बताया गया है, शारीरिक परंपरा के बताया गया है कि जो बड़े लोग हैं, जो विशाल लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके लिए स्वतंत्रता के मायने अलग हैं। जो लो कास्ट के लोग हैं उनके लिए स्वतंत्रता के मायने अलग हैं। सामाजिक उत्तराधिकार मिले हुए हैं कुछ लोगों को। ठीक है। अब इसको आप रिजर्वेशन से मत कनेक्ट कर दीजिएगा कि रिजर्वेशन वाले को भी सामाजिक उत्तराधिकार मिले हैं, वो चीज़ अलग हो जाएगी। और एक होता है कि मनुष्य के अपने प्रयत्न, हमने अब कठिन परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके अपने लिए वो समानता प्राप्त की है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस।